जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आप कई क्लासें ले चुके हैं साथियों, चैप्टर वाइज तरीके से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं। सभी विषयों की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न देखिए क्या है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। कौन सा कथन जो है वो गलत है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो बिल्कुल सही बात है, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और देखिए दूसरा क्या कहता है, तो सही हमको गलत कथन को चुनना है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम, बिल्कुल भाई सही बात। और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये एकदम सही बात। तो ये साथियों जो है ये गलत हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो अधिक भार का अनुभव होता है, ना कि कम भार का। यहां पर कहा गया है कम भार का अनुभव होता। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो अधिक भार का अनुभव होता है, जब ऊपर से नीचे आती तब कम का होता। तो ये गलत कथन है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो साथियों देखिए, यदि आपका वजन पृथ्वी पर 38 किलो है तो बुध ग्रह पर पूछे चाहे मंगल ग्रह पर पूछे, तो जितना आपका पृथ्वी पर वजन होता है उसका 38% जो मंगल और बुध ग्रह पर होता है। कहाँ 38%। तो 38 ये हो गया 38, इसका परसेंट निकालना है, वो भी परसेंट निकालना 38% ही। 38% परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो ये बटा में 100 लगा दिया क्योंकि हमको 38% निकालना है। तो देखिए अब हम डायरेक्ट 38 का गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 1444। 1444 आ जाएगा साथियों। और नीचे तो 100 चल ही रहा है, नीचे क्या चल रहा है 100 चल रहा है। जब इसको हम लोग भाग देंगे 100 से तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 14.44 हो जाएगा, 14.44। लेकिन 14.44 कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन 14 पॉइंट करके एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो साथियों यही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। क्या कहता है, इसके पीडीएफ कहां मिलेगी, हम सभी की जानकारी आपको देंगे साथियों, बस बने रहिए। कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कैपिटल जी का एस आई मात्रक क्या होता है। साथियों देखिए, एक हम आपको सूत्र बता रहे हैं, उसको देखिए आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान कीजिए। जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है वो होता है एफ बराबर यहाँ पर होता है जी, और यहाँ पर m1 मतलब द्रव्यमान होता है, और m2 मतलब द्रव्यमान दूसरा, दो वस्तुओं का द्रव्यमान, और बटा में होता है दूरी का स्क्वायर, या फिर इसको r से भी दर्शा सकते हैं। हमसे किसका एस आई मात्रक पूछा है, हमसे पूछा है साथियों जी का एस आई मात्रक। तो जी का एस आई मात्रक निकालने के लिए हमको इनको, ये जो M1 M2 है उनको उधर भेजना पड़ेगा और डी को भी उधर, यानी कि एक तरफ केवल डी रहेगा। समझ गए ना। तो देखिए हम भेजते हैं, रियल में क्या लिखा गया है इसको, एफ बराबर जी M1 M2, ये तो रियल टाइम लिखा गया, और नीचे आर का स्क्वायर कह ले चाहे डी का स्क्वायर। हमको जी का मात्रक चाहिए साथियों, हमको किसका जी का मात्रक, तो हम जी को लिख देते हैं। जी को देखिए, ये एफ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जी को उधर ही रहने देंगे। तो यहाँ एफ लिखा था, एफ के साथ ये डी गुणा कर जाएगा, यानी कि डी का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इसके M1 इंटू M2 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर में जी बचा रह गया, बराबर में क्या है जी बचा हुआ है। तो देखिए साथियों इधर एफ, ये क्या है मित्रों, ये जो है एफ है, ये क्या है ये एफ है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक सर होता है न्यूटन। तो ये न्यूटन लगा दिया यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पर लगा दिया न्यूटन। ये सर डी है, तो डी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन ये स्क्वायर में है तो इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बटा में क्या है सर,
बटा में है m1 इंटू m2, यानी कि दो हैं गुणे में, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो सर केजी स्क्वायर हो जाएगा बटा में, केजी स्क्वायर हो जाएगा बटा में। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं सर दिया नहीं गया है, तो ऐसा ये जो केजी है इसको ऊपर भेज दिया गया है, इसको क्या किया गया है, इसको ऊपर भेज दिया गया, इसीलिए जो है पावर माइनस में चली गई, इसको ऊपर जब भेज दिया जाएगा केजी का पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है, कहाँ है, ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है सर, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए सर, ये रहा, क्या कहता है, कहता है, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, कहता है निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। तो देखिए केपलर के जो नियम हैं, केपलर के जो नियम हैं वो कक्षा यानी कि ग्रह से संबंधित और ग्रह के द्रव्यमान से संबंधित हैं। तो एक ग्रह के पथ के दो बिंदुओं में से एक सूर्य के साथ एक अंडाकार, तो आकार पर निर्भर नहीं करता है वो केपलर के नियम, ग्रह और उसके गति मतलब ग्रह के वेग और ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। किसके, जो केपलर के नियम हैं सर वो ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह के वेग और साथियों उनके संबंधित नियमों पर पालन करते, लेकिन यहाँ उसका आकार दर्शाया गया इसीलिए ये गलत। ग्रह एक सूर्य को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा जोड़ने और घटाने से संबंध नहीं रखता, यह एक कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख दूरी के अनुपातिक होती है, ये नहीं होगा। तो कक्षीय ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है कक्षीय अवधि, यदि यहाँ वेग भी होता तो उसका सही होता, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि यह द्रव्यमान के बारे में निर्भर करती है, क्योंकि द्रव्यमान पर ही वो निर्भर करती है। केपलर के नियम कक्षा यानी कि ग्रह के कक्षा के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला, अगला सर देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है, क्या कहता है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं तब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखिए क्या क्या कहते हैं, कहते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो क्या होता है वो साथियों गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण कहीं सीधा सीधा नहीं दिया है, तो आपको उसकी परिभाषा बताना होगा। परिभाषा क्या थी, हमने आपको भी बताया था कि एफ बराबर जी और m1 ये मतलब कि द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 बटे डी का स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर, यानी कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग यानी कि वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसलिए क्योंकि वो बटा में है, तो देखिए उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती कह दिया इसीलिए गलत हो गया। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही सही जवाब है। देखिए ये बात वही कह रहा है जो सूत्र में दी गई। आगे देख लेते हैं, उनके द्रव्यमान का योग तो कहीं नहीं है, उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती यहां भी कह रहा, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एकदम सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा सर, क्या कहता है, कहता है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझा जा सकता है। यहां पर बच्चा जो दिया गया बल जो हमें धरती से बांधे रखता है वो तो गुरुत्वाकर्षण का ही पालन करता है, और ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति यह भी गुरुत्वाकर्षण के नियम पर पालन करता है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति यह भी गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा यह भी गुरुत्वाकर्षण के नियम पर पालन करता है। यह प्रश्न साथियों चैलेंज करने वाला था, क्योंकि इसमें सभी विकल्प सही दिए गए हैं, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना है ये ऑप्शन डी माना है। आयोग ने मतलब रेलवे के आयोग ने जो पेपर करवाया टीसीएस ने, वो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन डी माना, लेकिन यह एक्चुअल में यह भी सही है, यह गुरुत्वाकर्षण
के द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रश्न में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो आयोग माना वो हमने आपको बता दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन एक कमजोर बल है। कौन भैया एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान बल, लघु रेंज बल। तो कुछ बच्चे तुक्का लगाएंगे, वो लघु रेंज बल में लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो कमजोर बल कौन है? सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप कहेंगे सर जी ये कमजोर बल है तो ये खींच कैसे लेता, आकर्षित कैसे करता है सभी वस्तुओं को? इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज अत्यधिक है, इसकी रेंज जो बहुत अधिक है सर, लेकिन ये कमजोर बल है। ये कमजोर बहुत है लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत अधिक है, ये बात याद रखेंगे। तो कमजोर बल कौन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण, लेकिन इसकी रेंज बहुत अधिक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। हमने आपको क्या बताया था? इसका मात्रक बताया था न्यूटन मीटर का स्क्वायर, बटे में अगर है तो ठीक केजी स्क्वायर। ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर बटे केजी गलत, यहाँ मीटर क्यूब केजी पावर 1 सेकेंड 1 ये गलत, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे माइनस में पावर बटा लगा लीजिए या फिर केवल माइनस पावर 1 लगा लीजिए। तो यहाँ पर बटा भी लगा और पावर माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर वही बात है जो आपने बताया था, तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसका मान क्या होता है? 6.6734 गुणे 10 का पावर माइनस 11, 6.6734 गुणे 10 का पावर माइनस 11। याद रखेंगे उपयोग के लिए केवल 6.67 लिया जाता है। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है कि किन्हीं ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है? वो उनके बीच की दूरी पर तो निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल भी निर्भर करता है और स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। देखिए ये हो गया F बराबर, सूत्र लगाकर देख लीजिए ना, G और द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान 2 यानी कि M1 गुणे M2 और ये दूरी का स्क्वायर। क्या क्या जरूरत पड़ी? तो सर जरूरत पड़ी हमको क्या जरूरत पड़ी? ये G की भी पड़ी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल की जरूरत पड़ी और दूरी की भी जरूरत पड़ी। तो लेकिन द्रव्यमान का योगफल की जरूरत कहीं नहीं पड़ी। तो क्या आंसर होगा? आंसर डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। क्या कहता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सर बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर G M1 इंटू M2 यानी कि द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान गुणे दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटे में दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर यानी कि दूरी बेटा होती है स्क्वायर और इसका जो संबंध है नीचे रहता है, यानी कि बल जो रहेगा वो 1 बटा दूरी, दूरी को कर दिया गया 2 गुना, तो दूरी रहता है स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर 2 गुना का कर देंगे तो 1 बटा 4। 1 बटा 4 का मतलब 4 से भाग हो जाएगा बल में क्या हो जाएगा? 4 से भाग हो जाएगा यानी कि 4 गुणन घट जाएगा, 4 गुणन कम हो जाएगा। यदि दूरी को दुगुना जितने गुना किया जाएगा तो उसका स्क्वायर गुना बल कम हो जाएगा, उसका स्क्वायर गुना बल कम हो जाएगा। दूरी को 2 गुना किया गया, उसका स्क्वायर 4 होता है तो 4 गुना बल कम हो जाएगा या फिर 1 बटा 4 गुना हो जाएगा। सीधा कह सकते हैं 1 बटा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला ये रहा। क्या कहता है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बेटा यदि एक वस्तु को 2 गुना किया जाएगा
तो बल भी उतने ही, यदि एक वस्तु को जितने गुना किया जाएगा तो बल भी उतने गुना हो जाएगा। यदि एक वस्तु को n गुना किया जाता है तो बल भी क्या हो जाएगा, तो बल भी n गुना हो जाएगा। यदि वस्तु को, दोनों वस्तुओं को n गुना किया जाता है, दोनों वस्तुओं को n गुना किया जाता है तो बल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। यदि दोनों वस्तुओं को n गुना किया जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। यदि एक वस्तु को n गुना किया जाता है तो बल भी n गुना होगा। तो हमसे कहा गया है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्योंकि एक कहा गया, यदि दोनों वस्तुओं को दोगुना करता तो वस्तु 4 गुना हो, बल 4 गुना हो जाता, लेकिन एक वस्तु को किया गया इसीलिए दोगुना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं के बीच बल कितना होगा। हमने अभी क्या बताया, यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान यानी कि m जो है n गुना किया जाएगा, n गुना किया जाएगा, n गुना किया जाएगा तो बल कितने गुना हो जाएगा, बल हो जाएगा n स्क्वायर गुना। बल कितने गुना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 3 गुना किया गया है तो बल 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 गुना हो जाएगा सर। तो बल हो जाएगा 9 गुना। ये बातें हमेशा याद रखेंगे जो आपके काम आएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण सर है गुरुत्वाकर्षण बल। सीधा सा बात, गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका कारण है। इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, इसमें थोड़ा घुमा कर दिया गया है। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य है, मतलब कि गलत कथन को हमको बताना है। तो जी का मान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके मान के बराबर होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 अभी बता चुके हैं, 6734 गुणे 10 का पावर -11 केजी मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। ये उतना मान चंद्रमा पर भी रहता है और उतना मान पृथ्वी पर, यानी कि दोनों जगह बराबर रहता है। ये बात तो एकदम सत्य हो गई। 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणे 10 का पावर 11। ये एकदम सही है। चाहे तो आप सूत्र लगाकर देख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है F बराबर GM1 इंटू M2 बटे दूरी का स्क्वायर। तो देखिए G का मान इतना होता है और 2 केजी वाले दो द्रव्यमान यानी कि 2 केजी वाले दो द्रव्यमान यानी कि 4 हो जाएगा। 4 का गुणा जब 6.67 से करेंगे तो आ जाएगा 26.68, जो कि साथियों 10 का पावर 11 तो चलता रहेगा, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एकदम सत्य हैं। बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हम आपको पहले ही बताकर लाए हैं। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता। नहीं भैया, वस्तु को जितने गुना किया जाएगा उतने गुना कम हो, उसके स्क्वायर गुना कम होगा, यानी कि वस्तु का बल 1/4 गुना कम होगा। तो गलत कथन कौन है बच्चा, गलत कथन है सर डी वाला। डी का ऐसे नहीं लगाना, यहां पर उसके लिए ऑप्शन सी में अलग से डी दिया गया, केवल डी। कथन गलत है डी, लेकिन ऑप्शन सी लगाना है। ये बातों को आपको विशेषतर ध्यान रखना होगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, कहता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भैया किन वस्तुओं के बीच में मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण भैया प्रत्येक वस्तु यानी कि हर एक वस्तु में मौजूद होता है सर। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु और हर एक वस्तु में
मौजूद होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल साथियों एम जी होता है मान भार का। भार का मान क्या होता है, एम जी। एम जी का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण भैया, गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण शामिल है। इसमें क्या है, स्मॉल जी शामिल है। इसी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित किया जाता है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर। तो देखिए भैया, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि स्मॉल जी, ये साथियों यदि कोई ऊपर वस्तु उठाई जाएगी, कोई वस्तु ऊपर उठाई जाएगी, तभी ये विरोध करेगा, यानी कि तभी ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर उठाई जाएगी। तो ऊंचाई से संबंधित देखिए यहीं पर एक बात कही गई ऑप्शन ए में। बाकी देखिए वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन पर गलत, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं परिवर्तन के अंतर पर गलत, वस्तु की क्षैतिज गलत। तो क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के माध्यम में ही अपना कार्य प्रारंभ करता है, यानी कि ऊंचाई वाला संबंध जो है वही सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है कि इसकी खोज किसने की थी, ये बताएं। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, न्यूटन साहब इससे दूर रहे। ये इन्होंने केवल गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन नियतांक की खोज की बात करेंगे तो करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने कब की, सर 1798 में। 1798 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की खोज की और उसके मान की गणना भी करी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है सर, क्या कहता है, कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है सार्वभौमिक नियम। तो सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो ये भैया लागू होता वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। क्या आप गेंद ऊपर फेंकेंगे दो, तो उसमें बल नहीं लगता, पृथ्वी और गेंद के बीच बल नहीं लग सकता क्या, लग सकता है सर। और पृथ्वी और ईंटे के बीच नहीं लग सकता। यदि ईंटा फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों आकर गिरता है, क्योंकि उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखिए भैया वही सूत्र दिया गया है जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था गुरुजी, कि बताया था कि एफ बराबर जी और m1 गुणे m2, यानी कि द्रव्यमान दो वस्तुओं का बटे में उसके दूरी का स्क्वायर। ये रहा ठीक। यहाँ पर एक वस्तु का भार द्रव्यमान कैपिटल M से और एक वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m से दर्शाया गया। हमने m1 m2 से दर्शाया है, तो कोई बात नहीं, वही बात है। तो कहता है जी को क्या कहते हैं, इसमें जी को भैया कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 6.6734 गुणे 10 का पावर 11 माइनस 11। और मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21 नंबर, ये देखिए क्या कहता है। ये प्रश्न भैया ज्यादा बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कहता है माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है। सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की काल अवधि किसके समानुपाती होगी। यह केपलर के नियम से संबंधित है।
केपलर के नियम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा r की पावर n+1/2, n+1/2, n+1/2। इसको याद रखेंगे, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा याद रख लीजिए इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए ये तो वही बात की गई है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर, ये अभी देख कर आए थे, एकदम सही है। और ये भी अभी देख कर आए थे, आगे देख कर आ चुके हैं इसको, ये भी सही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, इसको अभी देख ले। अगला देख लेते हैं, बल दो वस्तुओं की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो सही है। तो गलत कौन बचा? गलत बचा डी, यानी कि कथन सी। कथन सी, केवल सी ही गलत है, बाकी सभी सही हैं। ये तीनों कथन हम आगे देखकर आ चुके हैं, तीनों कथन आगे देखकर आ चुके हैं, सेम प्रश्न है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूरी बढ़ेगी, यदि दूरी बढ़ेगी सर, दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक के घटने पर एक बढ़ेगा। यदि बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, तो बल क्या हो जाएगा? बल कम हो जाता है, बल कम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ये आपको बतलाना है। हमने क्या कहा था बच्चा भी आपको, कि यदि दोनों वस्तुओं का दोनों वस्तुओं का दोनों वस्तुओं का या पिंड कह लीजिए, दोनों पिंडों का यदि द्रव्यमान यानी कि m n गुना होगा, वो चाहे बटा में हो या कुछ, तो F यानी कि बल क्या होगा? n² गुना हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन द्रव्यमान दोनों वस्तुओं को द्रव्यमान जो आधा किया गया, आधा का मतलब क्या होता है गुरुजी? आधा का मतलब बच्चे होता है 1/2। तो 1/2 का अब स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि F जो है n² हो जाएगा, तो n 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो बल कितना हो जाएगा? बल हो जाएगा 1/4, यानी कि बल बटे 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। बताइए कोई प्रकार की दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, ये देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये चारों विकल्प सही हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित हैं। लेकिन आयोग ने जो टीसीएस ने जो इसका उत्तर माना है वो ऑप्शन डी माना है। लेकिन ये चारों जो है इसमें चैलेंज किया जा सकता है। इस प्रश्न में यदि आप कोई भी ऑप्शन नहीं लगाकर आते हैं, छोड़ कर आते हैं, तो आपको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें चैलेंज करने वाला प्रश्न है। इसके सभी विकल्प सही हैं और सभी का संबंध गुरुत्वाकर्षण से है, लेकिन टीसीएस ने इसका उत्तर ऑप्शन डी माना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है पृथ्वी की सतह से m किलो द्रव्यमान का एक उपग्रह 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष से प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या यदि r हो तब। तो देखिए भैया, यदि किसी वस्तु या किसी पिंड को किसी दूसरे ग्रह में यानी कि अंतरिक्ष में फेंका जाता है, तो उसके लिए क्रांतिक वेग और पलायन वेग की जरूरत होती है। क्रांतिक वेग जो होता है, क्रांतिक वेग कितना होता है? mg √mg/r।
रूट mg बटा r, और पलायन वेग इसी के साथ 2 जोड़ देंगे 2mg बटा r। लेकिन वैसे रियल में जो क्रांतिक वेग होता है वो 11√2 होता है, 11√2। लेकिन हमें यहाँ कंफर्म वैल्यू नहीं दी गई, इसीलिए हम उसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इन दोनों से सॉल्यूशन करके लाएंगे तो वो 5/mg आएगा। इसका सॉल्यूशन दोस्तों बहुत बड़ा है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट 5/6 mg। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर कम। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा वहां पर भार ज्यादा होगा, जहां पर कम होगा वहां पर कम होगा। तो भार जो होता है ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है, बिल्कुल सही बात। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, तो यहाँ पर देखिए जब वो बात ऊपर कही तो सही हो गई, तो गलत यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी ही गलत है। आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहीं पर हमको गलत मिल गया, ऑप्शन बी सही नहीं है, यही गलत है। जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समानतः 6 गुना अधिक हो जाए तो भैया बल कितने गुना हो जाता है? हमने आपसे क्या बताया था? पहले हमारी बात सुनिए। यदि वस्तुओं का द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, यदि वस्तुओं का द्रव्यमान m गुना होगा, यानी दोनों वस्तुओं का जब जब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान n गुना होगा, तब f का मान जो है n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना होगा। ठीक, n स्क्वायर गुना होगा। और जब दूरी n गुनी होगी तब f का मान 1/n स्क्वायर गुना होगा, क्योंकि दूरी जो होती है बटे के हिसाब से स्क्वायर चलता है, यानी कि m1 इंटू m2 बटे d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/n का स्क्वायर। तो 36 है, 36 कहा गया तो 36 यानी कि 1/6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना? 1/36। 1/36 कहां पर है? 1/36 ऑप्शन सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। यदि द्रव्यमान को गुना किया जाता है तो हो जाएगा n स्क्वायर गुना, जब दोनों द्रव्यमान को किया जाएगा, यदि एक को किया जाता है तो उतना ही होगा जितना कि एक को किया जाता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, क्या कहता है? किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को भैया वस्तु के बीच लगेगा तो उसको गुरुत्वाकर्षण ही कहा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण ही बल ऐसा है जो सौर मंडल की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। देखते हैं अगला। अगला कहता है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? उसको कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, जो कि स्थिरांक है। निरंतर का मतलब नियतांक भी कह सकते हैं, नियतांक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वो पूछता है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपको बताना है वो किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, वो भैया कैपिटल जी पर निर्भर करता है, और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो चाहे जैसी भी हो, गुरुत्वाकर्षण तो त्वरण तो लगेगा ही। हल्की है तो भी लगेगा, वजन है तो भी लगेगा, यानी कि वो उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है? कहता है दो निकायों के बीच आकर्षण बल
यदि आकर्षण बल 1/9 F है तो इन दोनों के बीच दूरी क्या रही होगी? तो 1/9 है। जब दूरी को n गुना किया जाता है तब बल होता है 1/n गुना, यानी कि ये 1/n गुना को यदि 9 से तुलना करवाएं तो कितना होगा? तो n का मान 3 होगा, यानी कि दूरी कहीं ना कहीं 3 गुना करी गई होगी। दूरी कितने गुना की गई होगी? d, यानी d का मान जो है वो 3 गुना किया गया होगा, वो 3 गुना किया गया होगा। तभी तो हम इसको बल निकालने के लिए 1/n गुना करके लाए, तभी तो 1/9 प्राप्त कर सकेंगे जब n का मान 3 होगा। तो 3 गुना ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है ये बताना है। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है। इसमें भैया कौन गुरुत्वाकर्षण का कार्य है वो रोकता है, बिल्कुल। तारों को आपस में जोड़े रखता है, बिल्कुल जोड़ कर रखता है। चांद को उसकी कक्षा में स्थित रखता है, लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी जो है मित्रों यह सही जवाब होगा। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही कह सकते हैं, एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही कह सकते हैं कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। तो हमारी एक बात याद करिए, देखिए बच्चा, जब कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर कोई गेंद है, इसको फेंका जाता है तो ये ऐसे से जाएगी। जब इसकी उच्चतम सीमा यानी कि समाप्त हो जाएगी तो ये यहाँ से क्या होगी? तो यहाँ पर इसका क्या होगा? ये यहाँ पर इसका जो अंतिम वेग है, यहाँ से गया प्रारंभिक वेग से, यहाँ धीरे धीरे इसका वेग कम हो रहा और यहाँ पर इसका वेग जाकर बिल्कुल कम हो गया, यानी कि शून्य हो गया। तो तब या फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी? तब ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। जब इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, यानी कि जब इसका वेग शून्य हो जाएगा तब यह खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये रहा उच्चतम बिंदु। इस उच्चतम बिंदु पर इसका वेग शून्य हो जाता है तो यह फिर यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के समीकरण 3 होते हैं। यहाँ पर वस्तु का वेग कितना दिया गया है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को स्मॉल ई से दर्शाया जाएगा, यू से। तो प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग शून्य हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर। जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग यानी कि v जो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। और t क्या है? समय तो ही हमसे पूछा जा रहा है, समय ही हमसे पूछा जा रहा है। तो एक गति का समीकरण पहला क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। जब ऊंचाई के संदर्भ में होगा तो g प्लस टी हो जाएगा। g का मान देखिए, ये g त्वरण है और a भी त्वरण होता है, इसीलिए चाहे g रखें चाहे a रखें बात वही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए मित्रों, अब यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो देखिए भैया, v का मान तो 0 है, यहाँ पर v का मान तो बराबर में v का मान 0 और u का मान 25 है। u का मान क्या है? u का मान 25 और माइनस g प्लस g गुणे 80। g का मान कितना? g का मान 10 और गुणे में t। तो अब हमको चाहिए t का मान। t का मान पता करने के लिए इधर बराबर में आ जाएगा 10t, यानी कि भैया क्या होगा? आगे कलर चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए, t का मान निकालने के लिए t हो जाएगा बराबर 25, क्योंकि बराबर 0, 25/10। जब 25 को भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 2.5, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। 2.5 सेकेंड कहां पर है? ऑप्शन बी में है।
ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है, क्योंकि या वातावरण और वायु और समुद्र में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और अन्य कई बल लगते हैं। जैसे समुद्र में बात करें तो घर्षण बल लगेगा, जल के कारण घर्षण बल, और वायु में वायु का विरोधी बल यानी कि वायु उसको रोकेगी। वातावरण में पवन पवन विरोधी बल, कई प्रकार के बल लगेंगे जो साथियों मुक्त रूप से संभव नहीं होगा, केवल निर्वात में ही संभव है। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? दो द्रव्यमानों के बीच। किनके बीच? दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, ये रहा। क्या कहता है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, क्योंकि वहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार, भार कहा है तो भार का सूत्र जो होता है वो होता है mg, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाएगा, ना कि द्रव्यमान केंद्र। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथियों आज की क्लास में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों में से शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों हम ग्रुप डी की प्रत्येक विषय की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं, इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका एक और क्लास लेंगे, क्लास सेकंड। साथियों क्लास सेकंड, उसमें सभी प्रश्न समाप्त कर देंगे जो बाकी रह गए हैं। साथियों प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप एकदम बेसिक से टॉपिक वाइज तरीके से देखते हुए आ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।